शहर आई देहाती बहू। हाल ही में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी। निर्मला गांव की लड़की थी। रोहन के पिता और निर्मला के पिता दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही एक दूसरे से वादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे। इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहू बनाकर घर ले आते हैं। निर्मला अपने साथ अपनी गाय भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बांध देती है। अरे ये क्या माँ, भाभी तो गाय भी लेकर आई हैं हमारे घर में। अभी घर में गाय बंधी देखकर आस पड़ोस के लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूँ मैं। तू तो जानती है तेरे पिता किसी की नहीं सुनते। अरे ये क्या निर्मला, तुम अपने साथ गाय क्यों लेकर आई हो? आपके शहर में पैकेट वाला मिलावटी दूध मिलता है ना, लेकिन मुझे तो रोज ताजा दूध पीने की आदत है। गाय लाकर मैंने ना बहुत अच्छा किया है। अब हम सब रोज ना गाय का ताजा ताजा दूध पियेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी गाय की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, मैं सब देख लूँगी, आप चिंता ना करें। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चल बहू, आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है। उसके बाद सुनीता निर्मला को बाजार में ले जाती है। सब्जी के महंगे दाम देखकर निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या माँ जी, 1000 रुपये की सब्जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अब क्या करे बहू, शहर का तो यही हाल है। ना ना ना, मैं इस तरह पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। यहाँ फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन की मिट्टी खोद कर वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगा देती है। अरे काव्या, तेरी भाभी तो बहुत अजीब है। उसने तेरे पूरे आंगन को खेत बना कर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है। सालों पहले अपने दोस्त से किए वादे के चलते उन्होंने उस गवार को हमारे गले बांध दिया। अरे तेरी भाभी सच में एक नंबर की गंवार है। उसे तो ढंग के कपड़े पहनने तक नहीं आते, ऊपर से उसने तेरे घर को गांव का तबेला बनाकर रख दिया है। उन औरतों की बातें सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है। रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी में ले जाता है। सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त थे। उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगता है। तभी निर्मला तंदूरी चिकन के स्टॉल से ढेर सारे लेग पीस उठाकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। घर जाने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह मैं चीज़ सिखाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुल्हन का भाई उन्हें रोक लेता है। अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, खाना चोरी करने के लिए नहीं। तुमने पर्स में जो चिकन के लेग पीस छुपा रखे ना, चलो बाहर निकालो उन्हें। दुल्हन का भाई फौरन निर्मला से पर्स छीनकर सारे लेग पीस बाहर निकाल लेता है। मैंने इतना खर्चा करके खाने पीने का इंतजाम किया है और तुम हो कि यहाँ से खाना चोरी करके ले जा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख रोहन दुल्हन के भाई से माफ़ी मांगकर निर्मला को घर ले आता है। निर्मला, आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की ज़रूरत क्या थी? मुझे माफ़ कर दीजिए रोहन जी। दरअसल ना, हमारे गांव में जब भी शादी होती थी तब मैं और मेरी सहेलियाँ इसी तरह शादी से ढेर सारा खाना लेकर आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे। इतना कहकर निर्मला रोने लगती है। निर्मला को रोते देख रोहन का दिल पिघल जाता है और उसे माफ़ करके गले लगा लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। अरे बेटा, ये सब क्या है? किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या? नहीं माँ, आज हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। म्यूनसिपालिटी वालों ने हमारी दुकान तोड़ दी। आज से हमारी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। हे भगवान, हमने तो किस्त पर ढेर सारा सामान ले रखा है। अब हम सारे सामान की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। पता नहीं आगे हमें और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आप सबको ना चिंता करने की ज़रूरत ना है, मैं सब ठीक कर दूंगी।
तो कहना क्या चाहती है बहू? हम ना बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद निर्मला अपने पिता को फ़ोन करके गांव से 5 गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूध निकाल कर बड़े बर्तन में भर लेती है। तुम ये सब क्या कर रही हो निर्मला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना इन गायों का दूध बेचने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी दूध वाली बनकर दूध बेचेंगी तो मोहल्ले में इज्जत क्या रहेगी हमारी? सभी लोग हमें तरह तरह की ताने मारेंगे। आप ना ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी। जब जेब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इंसान पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी ना बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर निर्मला दूध के 2 बड़े बर्तन साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर मोहल्ले में घूमने लगती है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का शुद्ध दूध ले लो। चलो चलो आओ भाई, जल्दी ले लो। तभी निर्मला के पास कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम तो सुनीता की बहू हो ना, तुम इस तरह सड़क पर दूध क्यों बेच रही हो? निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। देखिए, मैंने ना अभी अभी गाय का ताजा दूध निकाला है। आप सब तो रोज पैकेट का दूध पीती हो, आज गाय का ताजा दूध पी कर देखिए, इसकी ना बात ही कुछ और है। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। लाओ, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। उस औरत की देखा देखी बाकी औरतें भी निर्मला से दूध खरीदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बहू, इतने सारे पैसे! सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया। अरे माँ जी, आप तो बस देखती जाइए, कुछ ही दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्या खत्म कर दूंगी। हाँ। फिर अगले दिन से निर्मला गायों के गोबर से ढेर सारे उपले तैयार करके बेचना शुरू कर देती है। निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। घर की बेटी दाल बराबर। आन्या डांस करने में उस्ताद। एक स्टेप जो वो देख लेती तो हूबहू उसे उतार देती। अरे आन्या बेटा, मेरी बेटी को भी डांस सिखा देना, उसका एनुअल प्रोग्राम है। हाँ आंटी, क्यों नहीं, अब कल शाम उसको भेज देना, मैं सिखा दूंगी। हाँ हाँ, नचनिया ही बन, आस पड़ोस के लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ, इस्तेमाल मेरा नहीं कला का हो रहा है। नाचना एक कला है, कला। आन्या हर बात में अच्छी थी, फिर चाहे वो अच्छा व्यवहार हो या फिर लोगों की मदद करना, वो हमेशा खुद के शौक को पूरा करने के लिए व्यस्त रहती। लेकिन घर वालों को तो उसका ये काम सिर्फ समय की बर्बादी लगता है। कहाँ है आन्या? उसको बोलो कि आज शाम को खाना वही बनाएगी। सपना देख लो कि तुम्हारी बेटी घर का खाना बनाएगी। अरे आसपास के लोगों का काम करने से उसे फुर्सत मिले तब तो कहीं जाकर वो हमारे घर का काम करेगी ना। देखो ना, इकलौती बेटी, ऊपर से गैर जिम्मेदार, अब करे तो क्या करे। तभी पड़ोस की पिंकी आ जाती है। अंकल आंटी, आन्या दीदी कहाँ है? वो क्या है ना, मेरा क्लास वर्क है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मम्मी ने कहा कि आन्या दीदी से पूछ लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुद का तो कोई काम है ही नहीं उसे। जाओ जाओ, सीढ़ी से ऊपर चली जाओ, वही कमरे में है आन्या। एक रोज शहर में डांस कंपटीशन वाले लोग आते हैं, जहां आन्या का डांस सबको पसंद आता है। क्या बात है, छोटे से शहर में इतना टैलेंट! बेटा, कौन सिखाता है आपको? कोई नहीं सर, वो क्या है ना, मैं टीवी देखकर सीख जाती हूँ। अरे वाह! और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए? नहीं, वो लोग नहीं आए हैं। आन्या कंपटीशन जीत जाती है और घर में टीवी वाले आन्या का इंटरव्यू लेने आते हैं। अरे क्या है, कहाँ घुसे जा रहे हो, क्या हो गया? आप आन्या की माँ है ना? वो क्या है ना, आपकी बेटी ने डांस का कंपटीशन जीता है, हमारे शहर के लिए ये गर्व की बात है, तो हम लोग उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। ओहो, बड़ा तीर मारा हो जैसे। अरे उसे आता ही क्या है डांस के सिवा, कुछ और करती तो शायद गर्व होता। तभी वहां आन्या आ जाती है और पत्रकारों को इंटरव्यू देती है।
उसी रोज पिता के ऑफिस में। देखो तो आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं। धन्य है ऐसे बच्चों के माता पिता को। और किस्मत वाले होते हैं ऐसे माता पिता, वरना मेरी बेटी तो किसी काम की नहीं, सारा दिन बस नाच गाने में ही दिमाग लगाती रहती है। अरे वो बच्ची हमारे शहर की ही है, कितना नाम कमा रही है डांस में। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई डांस में भी नाम कमा सकता है? अरे दे देना भाई पेपर की कटिंग, दिखाऊंगा आन्या को भी मैं। क्या नाम बताया? आन्या? यही तो नाम है मेरी बेटी का, आन्या शर्मा। बड़े उम्मीद से रखा था कि कुछ अच्छा नाम कमाएगी, लेकिन नहीं। आजकल के बच्चों को माँ पापा की इमोशन की कदर है क्या? अरे ये देखिए, इस बच्ची का नाम भी आन्या शर्मा ही है, जो पूरे शहर का नाम रोशन कर रही है। पिता अखबार देखते हैं तो सामने बेटी की ही फोटो रहती है, लेकिन ये क्या, जिस फोटो को देखकर हर कोई गर्व कर रहा था, पिता को उस पे कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। हमारी ही औलाद है ये, पता नहीं कब कहाँ जाकर नाम लिखवाती है, मुझे तो पता भी नहीं है। अरे शर्मा जी, जरा मिलवा दीजिए ना अपनी बच्ची से। मैं अपनी बेटी को भी ऐसा ही बनाना चाहती हूँ। मेरी बेटी को कुछ टिप्स दे देगी करियर को लेकर। अच्छा, ये दिन आ गया आपकी बेटी के, ले आइए कभी भी, लेकिन बाद में अफसोस ना करिएगा। सभी को आन्या के पिता की बात पर हैरानी होती है कि इतनी टैलेंटेड लड़की के माता पिता आखिर उससे चाहते क्या है। पिता घर आते हैं और माँ से कहते हैं, पता है तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, या फिर ऐसे ही व्यस्त रहोगी हमेशा? अरे पता है मुझे, पर आपको कैसे पता चला? अरे कुछ पत्रकार आए थे, पता नहीं कहाँ कौन सा कंपटीशन जीत कर आई है। नजर रखा करो उस पर। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है, जो पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर होते हैं। नमस्ते भाभी, बधाई हो आपको आन्या की कामयाबी की। भाई भगवान बेटी दे तो ऐसी। कहाँ है वो? सच में आपको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसी बेटी दे? तो ले जाइए ना अपने साथ, रखिए 2-4 दिन, खुद ही पता चल जाएगा। और नहीं तो क्या, सारा दिन करती क्या है, कहाँ रहती है, हमें तो कुछ पता नहीं होता, ना बताती है ना पूछती है। खैर देखिए, वो वक्त अब गया जब माता पिता बनकर बच्चों की परवरिश की जाती थी। अब तो बच्चों को साथ बिठाकर बात करना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, बच्चे के दोस्त बने। तो क्या आप दोनों अपनी बेटी के दोस्त हैं? हाँ, बस अब यही बाकी रह गया था। खैर बताइए, क्या काम है आपको? वो क्या है ना, मैं और मेरे पति दोनों को ही इमरजेंसी कॉल आ गई है अस्पताल से। मेरी बेटी आन्या की अच्छी दोस्त है, तो मैं क्या उसे आन्या के पास छोड़ दूं अगर वो फ्री है तो? माँ कुछ बोलती उतने में ही आन्या आ जाती है। वाह आंटी, क्यों नहीं, मैं फ्री ही हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक्स बेटा। वो अपनी बेटी उनके घर छोड़ जाती है, जो आन्या की उम्र की ही होती है। ये क्या मजाक है आन्या, हम लोगों को सोना भी होता है और हर घर का अपना कायदा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी को भी घर में घुसा लो। धीरे बोलिए पापा, कैसी बात कर रहे हैं? अंकल आंटी डॉक्टर है, पता है ना डॉक्टर का फर्ज क्या होता है। अगर वो किसी की जिंदगी बचा रहे हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनकी किसी न किसी तरह से मदद करें? आपको तो पता है घर पर अकेले रहना कितना अनसेफ है। हाँ, तो दुनिया को सेफ करने का जिम्मा तू नहीं ले रखा है? अरे बहुत महंगे अस्पताल के डॉक्टर हैं वो लोग, खूब पैसा मिलता होगा, लेकिन ये नहीं कि मेड रख ले। क्या कहती आन्या, कैसे माँ पिता को समझाती कि किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। खैर कुछ महीनों बाद आधी रात को माँ जोर जोर से चिल्लाकर आन्या के कमरे में जाती है। बेटा बेटा आन्या, पापा के सीने में दर्द हो रहा है, बेटा कुछ कर। हाँ माँ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आन्या डॉक्टर को फोन करती है, लेकिन माँ डॉक्टर को तो आने में काफी वक्त लग जाएगा, मैं पिंकी के पापा को बुला लाऊं? अरे वो नहीं आएंगे बेटा, वो लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं और हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है। माँ, मैंने डांस कंपटीशन में जो पैसे जीते थे वो है मेरे पास, आप चिंता ना करें, बस पापा का इलाज करवा ले। आन्या के कहने पर वो बड़े डॉक्टर ना सिर्फ आन्या के पापा का इलाज करते हैं, बल्कि उन्हें ठीक करके घर भी ले आते हैं।
आज मैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से बच गया। भगवान सबको ऐसी बेटी दे।